अच्छा, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में आपके पास ये काफ़ी इजी चैप्टर है एज़ कम्पेयर टू बाकी फोर्सेस के चैप्टर्स में। क्योंकि एक तो वो सारे लिंक होते हैं, फिर उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस और इक्वेशंस और डेली लाइफ की एग्जांपल्स इतनी सारी लिंक हो सकती हैं। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में एक एडवांटेज ये, एक तो ये इंडिविजुअल टॉपिक है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम पहले से करके आ चुके हैं, एज इट इज़ वही दोबारा से इंक्लूड होंगी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हो। इलेक्ट्रिक करंट की सेम वही डेफिनेशन होगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। डेफिनेशन और फॉर्मूला भी सेम है, Q/T, यूनिट एम्पेयर। और उसके बाद कन्वेंशनल करंट हमने पढ़ा था, जैसे कि पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। ऑल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट के बारे में भी जितनी इंफॉर्मेशन आपने पहले पढ़ी थी कि डायरेक्ट में एक डायरेक्शन होगी, ऑल्टरनेटिंग में ऑल्टरनेटिवली डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। यानी अगर 1 सेकंड की बात करें तो उसमें हाफ सेकंड फॉरवर्ड और नेक्स्ट हाफ सेकंड बैकवर्ड। तो करंट के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो ऑलरेडी आपने पहले से भी की है, और इसमें आप एक बार खुद से भी रीड कर लोगे तो आपको याद आ जाएगी सारी चीज़ें। कुछ इसमें ऐसा नहीं था कि जो बहुत मुश्किल हो। इसके बाद इसमें एक कॉन्सेप्ट नया आया था इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड, वो ये है मीन ड्रिफ्ट स्पीड का। अच्छा, मीन ड्रिफ्ट स्पीड का भी आइडिया बहुत सिंपल है। पहले इसकी मेन थीम आप देख लो कि क्या थी। अब इससे पहले हम करंट के बारे में पढ़ते थे, फ्लो ऑफ चार्जेस। अब हम फ्लो ऑफ चार्जेस को इस तरह से कंसिडर किया करते थे कि जैसे वो स्मूथली फ्लो हो रहे हो। ठीक है, मतलब हर वक्त वो एक जैसे होंगे, हर मटेरियल में एक जैसे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस वक्त हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे थे। अब आप उसको डिटेल में डिस्कस करोगे अगर, तो मीन ड्रिफ्ट स्पीड में ये होता है कि अगर आप कॉपर यूज़ कर रहे हो तो कॉपर के अपने एटम है, अपने एटम या मॉलिक्यूल्स होंगे, और दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो डेफिनेटली एटम जो उस मटेरियल के हैं उनके साथ उसका कोलिजन होगा, फ्रिक्शन होगी, क्योंकि वो एक दूसरे को ऊपर रोल ओवर करते हुए जाएंगे, स्लाइड करते हुए जाएंगे। तो इस वजह से वहाँ पे एक ड्रिफ्ट का सिनेरियो बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप मीन ड्रिफ्ट, मीन का वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन की स्पीड एक जैसी नहीं होगी। नॉट ऑल इलेक्ट्रॉन्स हैव द सेम स्पीड। तो हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो एवरेज है। ठीक है, मतलब ओवरऑल, क्योंकि अब एक एक के लिए कैलकुलेट करेंगे तो बहुत फिर इंटीग्रेशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। तो फिलहाल हम एवरेज कंसिडर कर रहे हैं। और ड्रिफ्ट का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्मूथली फ्लो नहीं करते। ठीक है, वो ड्रिफ्ट कर रहे होंगे। ड्रिफ्ट का रीज़न आपको पता है कि एटम जो होंगे मटेरियल के वो इलेक्ट्रॉन को बेसिकली इतना स्मूथली फ्लो होने नहीं देंगे, बेसिकली वो रेजिस्ट कर रहे होंगे उन्हें, इसलिए ड्रिफ्ट का वर्ड यूज़ कर लिया। ठीक है, अब इसके लिए फॉर्मूला जो है वो पेपर में ऑलरेडी गिवन होता है आपको ऊपर डाटा, उसमें शीट में। तो फॉर्मूला अगर याद नहीं भी होता तो कोई मसला नहीं है, फॉर्मूला आपको वहां से मिल जाएगा। तो I = NaVe। ई की जगह अक्सर क्यू भी लिखा होता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है, क्योंकि ई का मतलब चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज। बेसिकली एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू भी पेपर में गिवन होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, उसकी बात हो रही है 1.6 10⁻⁻⁹। तो ये कांस्टेंट ही होती है। और यहाँ पर एक चीज नई ऐड हुई है, क्योंकि कैपिटल ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है ऑलरेडी, आपको पता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में। और मीन ड्रिफ्ट स्पीड बेसिकली वो है स्पीड, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट वाइज थोड़ा सा चेंज हो गया आइडिया, बाकी है वो स्पीड ही। और ई भी सिंपल चार्ज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो इसमें एन की क्वांटिटी है ना, स्मॉल एन, ये एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। ये नंबर डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर डेंसिटी का मतलब ये होगा कि जैसे डेंसिटी को आप लिखते हो मास अपॉन वॉल्यूम, तो अब यहाँ पे मास तो नहीं है, या चार्ज है। तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम, यानी आपके पास एक यूनिट वॉल्यूम में जितने कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मिलकर बनाएंगे नंबर डेंसिटी। ठीक है। तो नंबर डेंसिटी को आप सिंपल लिखोगे नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन अवेलेबल पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो वो एक यूनिट वॉल्यूम में जितने अवेलेबल होंगे वो नंबर डेंसिटी। ठीक है, स्मॉल एन इज इक्वल्स टू कैपिटल एन, यानी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं डिवाइडेड बाय यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। तो ये नंबर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। तो अगर नंबर डेंसिटी नहीं भी याद आ रहा हो तो बेसिक डेंसिटी से आप रिलेट कर सकते हो, वो मास अपॉन वॉल्यूम था,
यहाँ पे चार्ज अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात ये कि डेरिवेशन जो है वो उसकी इम्पोर्टेंट है, अक्सर आ जाती है। डेरिवेशन भी आप देखो आसान है। इलेक्ट्रिक करंट से शुरू करना है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के लिए फॉर्मूला है। तो ये इक्वल होता है आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। और बेसिकली जो आपके पास चार्ज है टोटल, तो टोटल चार्ज कैसे पता चलता है? एलिमेंट्री चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास टोटल चार्ज मिल जाएगा आपको। ठीक है, जैसे कैपिटल एन लिखा हुआ है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जैसे यहाँ लिखे थे। और ई का मतलब ये एलिमेंट्री चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है। तो इससे आपको टोटल चार्ज पता चल जाता है। तो यहाँ पर क्यू की जगह पर इसे रिप्लेस कर दिया था, एन ई ओवर टी। अब ये जो कैपिटल एन है इसे भी रिप्लेस करेंगे। अब कैपिटल एन को रिप्लेस किया, ठीक है, इस फॉर्मूला में नंबर डेंसिटी से। नंबर डेंसिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय यूनिट वॉल्यूम। और कैपिटल एन इक्वल हो जाएगा स्मॉल एन इंटू वी के। और वॉल्यूम को आप ब्रेक डाउन कर सकते हो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ के। ठीक है। तो वॉल्यूम को हमने ब्रेक कर लिया एरिया इंटू लेंथ में। अच्छा, अब ये हमें कैसे पता चल रहा होगा? क्योंकि आपको फॉर्मूला में एरिया चाहिए, वॉल्यूम नहीं। तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ याद हो जाएगी कि कैसे ड्राइव किया था। फर्दर अब आपके पास इक्वेशन और ब्रेक डाउन होकर बन गई एन वी ई ओवर टी। वी को और आपने ब्रेक कर दिया एरिया इंटू लेंथ इंटू ई डिवाइडेड बाय टी। इसमें से लेंथ और टाइम को आप सेपरेट कर लो जैसे यहाँ किया है। तो ये इक्वल हो जाएगा वेलोसिटी के। डिस्टेंस अपॉन टाइम या लेंथ अपॉन टाइम वेलोसिटी होती है। तो एन ए ई और ये वी हो जाएगा वेलोसिटी। ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी। तो ये इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ दोबारा से मैं शेयर कर दूंगा, तो इसमें सारी चीज़ें मेंशन है। तो आपको इसमें से रिवीजन कर लोगे आप, इसको दोबारा लिखने की नीड नहीं है। इसके अलावा इसके जो फैक्टर्स थे, यहाँ पर ड्रिफ्ट स्पीड को हमने सब्जेक्ट बनाया और बाकी फैक्टर्स को इसके साथ कंपेयर किया, तो ड्रिफ्ट स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, कुछ जगह पर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बस ऐसे कंसिडर करते हैं करंट ज़्यादा तो ड्रिफ्ट स्पीड ज़्यादा है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट समझना भी ज़रूरी होता है। करंट ज़्यादा होने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं इजीली। जब बहुत सारे चार्जेस फ्लो करेंगे तो जाहिर सी बात है उनके बीच में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो एक दूसरे को पुश करते हुए मूव करेंगे तो उनमें ड्रिफ्ट बढ़ जाएगी। ठीक है। तो मोर करंट मीन्स मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग अ पॉइंट इन अ सर्किट, सो इलेक्ट्रॉन मस्ट बी ट्रेवलिंग फास्टर। तो दोनों चीज़ें आपके पास इंक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिक। अब जैसे एरिया की अगर हम बात करें, तो अब आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया। ठीक है, मतलब आपके पास पहले एक जैसे आप मेन गेट की एग्जांपल लो, मेन गेट में एक छोटा स्पेस भी होता है। ठीक है, छोटा एरिया का गेट अगर आपने वो ओपन किया है तो उसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा पास होने की कोशिश करेंगे, तो उसमें स्लो मूवमेंट होगी। लेकिन अब आप मेन गेट पूरा ओपन कर दो तो अब एरिया आपने इंक्रीज कर दिया, तो वो जो पहले रेजिस्टेंस थी, एक दूसरे के साथ कोलिजन हो रहा था, वो कम हो जाएगा क्योंकि स्पेस मिल गया। तो इसी तरह से यहाँ पर व्हेन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज स्मॉलर, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल फास्टर टू स्टैब्लिश द सेम रेट ऑफ फ्लो। ठीक है। तो यहाँ पर एरिया कम होने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन अब फास्ट मूव करने की कोशिश करेंगे ताकि वो जो ड्रिफ्ट का रेट है वो सेम रह सके जो पहले था। ठीक है। तो ये इसका मीनिंग होता है। तो लिखने में और मतलब सिर्फ समझने में थोड़ा सा बस इसमें डिफरेंस होता है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में वो पूछते हैं तो हम अक्सर ये सोच रहे होते हैं कि ये शायद कोई और चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन वो इसी चीज़ के बारे में पूछ रहे होते हैं। क्योंकि वो टर्म्स लाइंस और कुछ पैराग्राफ्स में हम उसे मिस रीड करके कॉन्सेप्ट तक पहुंच नहीं पाते अक्सर। तो इसलिए सारी डिटेल यहाँ लिख दी है। फिर नंबर ऑफ डेंसिटी की बात हो रही है। नंबर ऑफ डेंसिटी में अगर लेस होती है नंबर डेंसिटी, तो इसका मतलब है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कम है आपके पास। तो इसका मतलब उन्हें तेज ट्रैवल करना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है। अब ड्रिफ्ट स्पीड को मेंटेन करना है अगर, तो ड्रिफ्ट स्पीड को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को फास्ट मूव करना पड़ेगा ताकि वो ड्रिफ्ट मेंटेन कर सके जो पहले था।
ठीक है, तो इसलिए हैंस दे मस्ट बी ट्रैवलिंग फास्टर टू स्टैब्लिश सेम रेट। ठीक है, यहाँ तक कोई चीज़ अगर पूछनी हो आपने। इसके वैसे इंडिविजुअल भी आपको उसमें प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी वीडियो, जिसमें हमने पूरा ये डिस्कस किया था स्टार्ट से और पूरा ड्राइव किया था। अभी क्योंकि बस एक रिवीजन की फॉर्म में डिस्कस करें, क्वेश्चंस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको आइडिया हो जाएगा कि अप्लाई कैसे करना होगा इन्हें। ठीक है, उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेंशन कर देना, क्योंकि अभी रिवीजन ही करेंगे हम मोस्टली, और पेपर्स की प्रैक्टिस, तो वो चीज़ हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा, करंट के बाद वोल्टेज पे आते हैं। वोल्टेज में सेम वही चीज़ है। वोल्टेज का मेन पर्पस क्या होता है कि वो एनर्जी की फॉर्म होता है। जैसे हमारे पास नॉर्मल एनर्जी होती है, हम यूज़ करते हैं मैकेनिक्स में, तो उसी टाइप की एनर्जी जो है वो वोल्टेज बेसिकली इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए एनर्जी बनाता है। ठीक है, तो जो एक यूनिट चार्ज में एनर्जी होगी उसे हम वोल्टेज कहेंगे, सिंपल वर्ड्स में, मतलब एक जर्नल फॉर्म में। तो जूल्स पर कूलम हो जाएगा इसका यूनिट, और उसे आप वोल्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि मोस्टली एमसीक्यूज में आता है कि 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू, तो फिर याद नहीं आ रहा होता कि किसके इक्वल होता है, तो डेफिनेशन आप याद रखोगे तो इजी रहेगा। बाकी ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में जो डिफरेंस होता है दोनों क्वांटिटीज में, ठीक है, जर्नली बहुत आसान सा है। ठीक है, पहले भी हम कर चुके हैं। अगर आपके पास एक सर्किट में एक बैटरी और एक बल्ब कनेक्ट किया हुआ है आपने, सिंपल सा, तो बैटरी में एनर्जी जो होगी वो केमिकल एनर्जी होगी। अब वो केमिकल एनर्जी जब ट्रैवल करेगी, मतलब वो एनर्जी जब ट्रांसफर होगी सर्किट में, तो सर्किट में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, तो जब सोर्स से सर्किट में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो वो होगा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब उसे आप एनर्जी कन्वर्जन लिख रहे हो या वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्योंकि उसमें वर्क डन पर यूनिट चार्ज इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वहां से चार्जेस को ड्राइव किया जाता है पूरे सर्किट में, तो उन्हें पुश किया जाता है थ्रू आउट द सर्किट, इसलिए वहां पे हम वर्क डन की जो है वो टर्म यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव इलेक्ट्रॉन राउंड द कंप्लीट सर्किट। और ये बेसिकली आपके पास वोल्टेज होता है सोर्स का, यानी सेल बैटरी जो भी कनेक्ट है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ईएमएफ में आएगी। बहुत सारी जगह पे क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस लिखा होता है, और हम क्वेश्चन में जो बैटरी की वैल्यू दी होती है उसे यूज करके कैलकुलेशन कर देते हैं, उसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे होते उस वक्त। तो इसमें आपको खुद ध्यान रखना होगा, वो हर बार हर क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन नहीं करेंगे। आपको खुद पता होगा कि ईएमएफ कब है और पोटेंशियल डिफरेंस कब है, तो कौन सी वैल्यू यूज करनी चाहिए ये आपने खुद चेक करना होगा हर डायग्राम में। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल सा है, जो भी कंपोनेंट सर्किट में होंगे उनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, यानी अगर आपने रजिस्टर कनेक्ट किया है, आपने फैन कनेक्ट किया है, मोटर कनेक्ट की है, बल्ब कनेक्ट किया है, रजिस्टर कनेक्ट किया है, या इवन अगर एक सेल के साथ एक और सेल सर्किट में है तो वो जो दूसरा सेल है उसको भी आप जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस उसका कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी सेम वही डिफरेंस था जैसे हमने ओ लेवल्स आईजीसीएसई में पढ़ा था, इसमें कुछ नया ऐड नहीं हुआ फिलहाल यहाँ तक। Sir, I have a question. हम्म। Would it be wrong to say that potential difference, like instead of across 2 points, can we say across a component? हाँ, बिल्कुल, आप इसको कंपोनेंट, इसलिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है वोल्टेज अक्रॉस एनी कंपोनेंट। ठीक है, क्योंकि Okay. कंपोनेंट में मोस्टली आपके पास दो टर्मिनल्स उसके लाजमी होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप कंपोनेंट लिखो तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपके लिए बाद में खुद के लिए समझना आसान हो। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होता, आपको आइडिया होता है कि बात किसकी की जा रही है। ठीक है, All right. बाकी रेजिस्टेंस पे आते हैं। रेजिस्टेंस का भी सेम वही आइडिया है, जो कि रेशियो होता है बेसिकली आपके पास वोल्टेज और करंट का। रेजिस्टेंस सिंपल हमें पता है कि वो करंट यानी जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उनको रेजिस्ट करता है, लेकिन डेफिनेशन में नहीं लिखना वो। डेफिनेशन में अगर पूछ लें, क्योंकि ए लेवल्स में आपने देखा डेफिनेशंस फ्रीक्वेंटली आती हैं, तो उसमें आपने लिखना है इट इज़ द रेशियो ऑफ द वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो डेफिनेशन आपने ये लिखनी है, इसलिए यहाँ पर डेफिनेशन में भी सिर्फ रेशियो वाली फॉर्म लिखी है। हाँ, सिंपल वर्ड्स में कॉन्सेप्चुअल आपको पता है कि ये हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है या चार्जेस, जो भी आप कह लो।
लेकिन डेफिनेशन में हम यही लिखेंगे, रेशियो वाला कॉन्सेप्ट। बाकी इसमें फैक्टर्स थे। इस ये वाला फैक्टर वाला जो फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट था पहले भी, अभी भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे पूरा पूरा क्वेश्चन बन जाता है आराम से, 5-6 मार्क्स का। तो अभी भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्टर टेम्परेचर का है। टेम्परेचर खैर फॉर्मूला में नहीं है, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ और मिलेगी नई। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे हमें पता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और चार्जेस तेज़ी से ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। और जब वो तेज़ी से ट्रैवल करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो उसके साथ आप देखो थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है मीन ड्रिफ्ट स्पीड, वो कम हो रही है। ठीक है। तो अब क्योंकि चार्जेस आपके पास ऑलरेडी बहुत तेज़ी से वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो अब आपको ड्रिफ्ट स्पीड मेंटेन करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी ज़्यादा है। तो इसलिए मीन ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से ऑटोमेटिक आपको पार्टिकल्स की वाइब्रेशन फास्ट मिल रही है। ठीक है। इस वजह से करंट की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब पहले हम ये बस मीन ड्रिफ्ट स्पीड नहीं लिखा करते थे, अब ये ऐड हो गया। ठीक है। तो इस तरह से जब वो लास्ट पार्ट क्वेश्चन का देते हैं, एक्सप्लेनेशन वाला, रीजनिंग वाला, तो वहां पर ये चीज़ आपको फिर हेल्प करेगी लिखने में, कि मीन ड्रिफ्ट स्पीड के रेफरेंस अगर आपने लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे। क्योंकि मीन ड्रिफ्ट स्पीड में आपने बस इतना याद रखना है कि आपने वो ड्रिफ्ट को मेंटेन रखना है, ताकि वो जो एवरेज एक वैल्यू है वो आपको हर बार सेम मिल सके। तो अगर ऑलरेडी वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको ड्रिफ्ट मेंटेन रखने के लिए ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, तो वो वैल्यू कम हो जाएगी। हाँ, अगर कहीं पर वाइब्रेशन स्लो हो, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन मूवमेंट स्लो है, तो वहाँ मेंटेन करने के लिए फिर मीन ड्रिफ्ट स्पीड को आपने इंक्रीज करना पड़ता है वहाँ पर, ताकि उनका कोलिजन फास्ट रह सके, ड्रिफ्ट मेंटेन हो सके। बाकी जो फैक्टर्स हैं वो बहुत सिंपल हैं, जैसे पहले भी थे। लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ इंक्रीज करेंगे वायर लॉन्ग हो जाएगी। लॉन्ग वायर्स में चार्जेस को मूव करवाने के लिए वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा। वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस भी हाई होगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस हाई होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। और क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे अभी ड्रिफ्ट स्पीड में क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात की थी, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया आप यहाँ पर भी कंसिडर कर सकते हो, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है इसका। ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगेन रेजिस्टिविटी पहले भी कांस्टेंट हम कंसिडर करते थे, सेम अभी भी उसी तरह कंसिडर करेंगे, मटेरियल पर डिपेंड करेगी। इसके बारे में कोई अलग से अभी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि जो आपको याद करनी पड़े या कोई वैल्यू याद करनी पड़े। अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो वो गिवन होगी आपको क्वेश्चन में, अगर उसकी नीड है। अदरवाइज अगर नहीं है तो जैसे हम पहले किया करते थे, से एक सब्जेक्ट बनाकर बाकी फॉर्मूला को दूसरे एंड पे शिफ्ट करके और कैलकुलेशन कर ली। अच्छा, इस बार एक इसमें और टॉपिक ऐड हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस का। ठीक है। अच्छा, कॉन्सेप्ट वाइज ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब बैटरी जब हम यूज़ करते हैं तो बैटरी भी तो एक कंपोनेंट ही है, उसमें भी कंडक्टिंग मटेरियल ही लगा होगा, तो उसकी भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि 100% एफिशिएंट कोई सेटअप होता नहीं है। अब पहले हम इसलिए नहीं पढ़ते थे क्योंकि हमें पहले बेसिक चीज़ें समझनी थी। अब बेसिक हमें आ गई, अब हम थोड़ा सा उसमें और एडवांस चीज़ें ऐड कर रहे हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, कि जो बैटरी कनेक्ट की है ना, उसकी भी कुछ ना कुछ माइनर सी रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि कोई भी कंडक्टर होगा उसकी में रेजिस्टेंस तो होगी लाजमी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस में जो आपने बैटरी या सेल कनेक्ट किया है, या जो भी पावर सप्लाई है, उसकी अपनी इंटरनल अपनी जो रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, उसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कंसिडर करते हैं। ठीक है। सो इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इटसेल्फ दैट कॉजेज रिडक्शन इन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर से ड्रॉ करके दिखाया है, तो इसमें आप देखो बैटरी के साथ ही एक स्मॉल आर करके लिखा है। स्मॉल आर इसलिए लिखते हैं ताकि डिफरेंशिएट हो सके, ये इंटरनली है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टर नहीं है। और अब इसमें इक्वेशन को लिखने के अलग अलग सी फॉर्मेशन हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ फर्स्ट इक्वेशन अगर आप देखो, तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने लिखा है कि V इज इक्वल्स टू ई एम एफ माइनस आई आर। अब ये V जो है बेसिकली इसके साथ है वोल्टेज, ये इसके वोल्टेज की बात हो रही है। तो अगर आप ये फाइंड आउट करना चाह रहे हो कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा अक्रॉस आर, तो वो ईएमएफ में से इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, यानी V इज इक्वल्स टू आई आर, आप ये सब्ट्रैक्ट कर लो,
आपको इसका पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। या दूसरे वर्ड्स में आप ऐसे कह सकते हो कि जो ईएमएफ होगा वो इन दोनों वोल्टेज का सम होगा, क्योंकि ये पूरा सर्किट सीरीज में ना, तो सीरीज में आपको याद होगा करंट सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए ईएमएफ इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है आई आर उसके इक्वल। ठीक है। बाकी वी की जगह भी आप आई आर लिख सकते हो, फिर इसमें से करंट कॉमन लिया जा सकता है, करंट की इक्वेशन बनाई जा सकती है। तो इस तरह से मल्टीपल फॉर्म्स हैं इसको लिखने की, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। ठीक है, मतलब जो ईएमएफ है, पहले हम ईएमएफ को टोटल कंसिडर किया करते थे, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में वो कहें कि इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसिडर करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में वो आपसे कहते नहीं है। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस में अभी भी नेग्लिजिबल ही होगी, लेकिन जहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस होगी तो वहां पर आपका ईएमएफ जो है वो इन दोनों वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा, वोल्टेज डिवाइड होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, अब इसमें Yes, sir. ठीक है, अब इसमें बाकी फिलामेंट ओम्स लॉ ये भी ऑलरेडी हमारे पास प्रीवियस इंफॉर्मेशन जैसा ही है। अब इसमें एक क्वेश्चन कंसिडर कर लेते हैं। बाकी ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन भी सेम वही फॉर्मूला, बस इस बार डेरिवेशंस ऐड हो जाएंगी। तो हम क्वेश्चन करते हैं, उसमें ये होगा कि जो डाउट्स होंगे जैसे अभी सीरीज पैरेलल और ये सारी चीज़ें, तो ये आपको थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा, और जो चीज़ ऐसी होगी कि नहीं समझ आई उसका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर पहले थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। थ्योरी थोड़ा इजी होगा, समझ भी आ जाएगा, फिर एमसीक्यूज पे जाएंगे, क्योंकि पहला पेपर थ्योरी में ही होता है हमारा। जैसे यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी किए थे, ये आपको रिकॉर्डिंग्स में भी मिल जाएंगे। जैसे ये डेरिवेशन करनी है आपने सीरीज कॉम्बिनेशन की, ये ऑलरेडी नोट्स में है, 2 मार्क्स के लिए आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती। तो ये डेरिवेशन आपको ये रही मिल जाएगी सीरीज कॉम्बिनेशन की, सिर्फ 2-3 स्टेप्स करने हैं आपने, आपको 2 मार्क्स इजी मिल जाएंगे, कॉपी पेस्ट। और इससे ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पर आपको ये एलडीआर और ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके। अच्छा, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसमें आपको एक और चीज नजर आ रही होगी, अब किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब ये जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, इसको हम केसीएल भी कहते हैं, और इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक पॉइंट पर, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये एक जंक्शन है, इस पे अलग अलग डायरेक्शन से करंट रिसीव हो रहा है इस पर। ठीक है, तो यहाँ पर आकर इनपुट हो रहा है करंट, और फिर यहाँ से वो 4 अलग डायरेक्शंस में जा रहा हो, 5 में जा रहा हो, 3 में जा रहा हो, 10 में जा रहा हो। ठीक है, तो जितना इनपुट हुआ वो आउटपुट के इक्वल होगा। ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है बेसिकली। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, ये लिखा हुआ। तो इसकी आप डेफिनेशन देखो, द टोटल करंट एंटरिंग अ पॉइंट इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टोटल करंट कमिंग आउट ऑफ दैट पॉइंट। तो यहाँ पर आप देखो, ये पर्पल कलर से दो हमने इनपुट शो किए हैं, तो दो करंट की वैल्यू इनपुट हो रही थी I1 I2, और तीन जगह से वो बाहर जा रही थी, I3 I4 और I5। तो I1 + I2 की वैल्यू I3 I4 I5 के इक्वल होनी चाहिए, यानी जितना करंट रिसीव हुआ उतना ही बाहर जाएगा। ठीक है, जो वेस्ट एनर्जी होती है वो एक अलग बात है, उसको हम अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आपके पास सिनेरियो हो गया इसका, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का। और क्योंकि यहाँ पे करंट की बात हो रही है ना, कि जितना करंट इनपुट हुआ उतना करंट आउटपुट हो जाना चाहिए, तो इससे आपको एक चीज़ और पता चल रही है कि करंट होते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस। तो इसे आप ये भी कह सकते हो कि इट इज़ रिलेटेड टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह में या कहीं कहीं थ्योरी में भी आपको 1 मार्क के लिए पूछ लेते हैं, या कहीं लिखा होता है आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ये आपको वहाँ हेल्प कर देगा। ठीक है, क्योंकि करंट है, करंट आपको बेसिकली पता है। हाँ, ये मैं सारी चीज़ें फिर से अपलोड कर दूंगा, ताकि वो आपको याद रहे कि फ्रेश अब हमने यहाँ से कंटिन्यू करना है। और जितना पहले कर चुके थे वो भी इसमें है ऑलरेडी, तो ऑलरेडी वो सॉल्व है, डिटेल स्टेप फिर भी नहीं समझ आए तो आप मेंशन कर देना, हम उसे डिस्कस कर लेंगे। तो ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ हो गया। ठीक है, तो ये आप नोट्स से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि बस डेफिनेशन ही लिखनी है, तो वो डेफिनेशन यहाँ पर गिवन है, तो इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा। ओके, इसके बाद अब इसमें सर्किट गिवन है। ठीक है,
अ बैटरी इज कनेक्टेड टू टू रेजिस्टर्स एक्स एंड वाई। दो रेजिस्टर्स हैं एक्स एंड वाई। ठीक है, अब इसमें आपने हर सर्किट में ना सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर लेंगे ताकि जो बेसिक चीज़ें वो रिवाइज होती रहें। जैसे यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन एक बार आप लाजमी खुद से चेक कर लिया करो ताकि आपको ये पता रहे कि इसमें जब वर्किंग करनी स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब उन्होंने कहा रेजिस्टेंस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ वाई, यानी आर एक्स की वैल्यू ग्रेटर है आर वाई से। उसके बाद फर्स्ट पार्ट में आपने मेंशन करना है स्टेट एंड एक्सप्लेन विच रेजिस्टर डिसिपेट्स मोर पावर। अच्छा, वैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला अगर देखें तो ये वही सेम उसी तरह से हैं जैसे पहले पढ़े थे। फॉर एग्जांपल एनर्जी का फॉर्मूला देखो, पोटेंशियल डिफरेंस करंट इनटू टाइम। और पावर का फॉर्मूला V इंटू आई। हाँ, और V इज इक्वल्स टू आई आर अगर आप करते हो तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी। और सेकेंडली अगर हम करंट की जगह पर ओम्स लॉ सब्स्टिट्यूट करते हैं V स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, तो ये इक्वेशंस दोबारा से यहाँ पर बनाकर लिख दिए। ठीक है, तो ये सेम वही फॉर्मूला जो आपने पहले भी किए थे, तो इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, और इसमें आपने बताना है कि कौन सा रेजिस्टर ज़्यादा पावर को डिसिपेट करेगा, क्योंकि जो पावर होती है रेजिस्टर के थ्रू वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और वो वेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो आपने उसे आइडेंटिफाई करना होगा। अच्छा, आपने यहाँ पर आंसर में मेंशन किया कि वोल्टेज अक्रॉस बोथ रेजिस्टर इज सेम एज दे आर पैरेलल, बिल्कुल सही। तो वोल्टेज दोनों में सेम होगा। ठीक है, और रेजिस्टर Y हैज़ लेस रेजिस्टेंस देन X, सो रेजिस्टर Y विल डिसिपेट मोर पावर। तो आपने कहा कि Y में जो है वो ज़्यादा पावर डिसिपेट होगी। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि कॉम्बिनेशन से आपको एडवांटेज मिलता है। आपने आंसर लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। तो सबसे पहली चीज़ आपने ऑलरेडी ये चेक कर ली थी, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा वोल्टेज सेम होगा। वैल्यूज़ नहीं दी है जर्नली, बट डिस्कस करेंगे। तो पहली बात आप इसमें ये लिख सकते हो कि वोल्टेज जो है वो सेम है। ठीक है, 3 मार्क्स है तो पहली बात तो ये आपके पास हो जाएगी। बोथ रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। वोल्टेज इज सेम। और वोल्टेज सेम होने के बाद अब जो आपके पास ये पावर के फॉर्मूला है, ठीक है। अब पावर का फॉर्मूला अब आप कोई सा भी ले लो इसमें से। ठीक है, रिलेट आप उसके अकॉर्डिंगली करोगे। हम ये वोल्टेज वाला ले लेते हैं क्योंकि रिलेट करना आसान होगा, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज की बात हो रही है। ठीक है, या आप P इज इक्वल्स टू वी आई भी ले सकते हो। अब जैसे आर एक्स की वैल्यू आर वाई से ज़्यादा है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप फॉर्मूला लिखते हो, अब आप ये देखो जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसकी पावर डेसिपेशन भी कम होगी, क्योंकि वोल्टेज तो सेम है ना। अभी हमने लिखा कि वोल्टेज सेम है, तो ये V की वैल्यू तो दोनों में सेम हो जाएगी। अब बाकी जो बचा वो R और P का फैक्टर बचा। अब अगर आप इसे आर एक्स कंपेयर करते हो तो आर एक्स की वैल्यू तो ग्रेटर है, तो उसकी पावर कम हो जानी चाहिए। और अगर यहाँ Y लिखा होता तो Y की वैल्यू कम है, तो उसकी पावर डेसिपेशन हाई हो जाएगी, क्योंकि वोल्टेज तो सेम है। तो सिंपल सा आपके पास आंसर आपको मिल जाएगा।
आर वाई इज लेस आर एक्स power dissipates from ry is greater। डिस्क्रिप्शन आप अपनी मर्जी से डिटेल और भी कर सकते हो, ठीक है, बस मेन ये है कि आइडिया समझ आ जाना चाहिए। अगर नहीं समझ आया हो कहीं भी कोई पॉइंट, आप पूछ लेना दोबारा, मसला नहीं है। अच्छा, अब इसमें आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस इसी तरह के मिलेंगे आपको, मतलब उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही, जर्नल जर्नल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 5-6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आपसे स्टार्ट में, फिर उसके बाद कहीं कैलकुलेशन आ रही है। तो ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस में होगा। और ये भी पुराना नहीं है, 22 के क्वेश्चन है, 23-24 हम पास पेपर से कर लेंगे, 22 और उससे बैकवर्ड इसमें है फाइल में, टॉपिकल्स में। इसके बाद यहाँ पर दो रेजिस्टर्स हैं, और जो उनकी वायर है उनकी लेंथ सेम है, और सेम रेजिस्टिविटी, मेटल ऑफ सेम रेजिस्टिविटी, जैसे रेजिस्टिविटी का फैक्टर है वो सेम है दोनों का, और फिलहाल लेंथ भी सेम है। अब उसके बाद वो पूछ रहे स्टेट एंड एक्सप्लेन विच रजिस्टर इज मेड अप मेड ऑफ वायर विद द लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका होगा, ये अब आपने बताना है, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन आप देख लो। अच्छा, एक आंसर जो आपने दिया कि R इज इक्वल्स टू रॉ एल ओवर ए, अगर हम यूज करते हैं तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेजिस्टेंस Y हैज लेस रेजिस्टेंस, सो X हैज अ ग्रेटर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। हाँ, बस इसमें X की जगह पर Y लिखना है आपने, बाकी तो आपने सही लिखा है। हाँ, बस वो X की जगह Y आएगा, बाकी आपका आंसर सही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आंसर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, आप लोग भी चेक कर लो एक बार। अगर कोई डाउट आपको लगता है तो वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ इतनी ज़्यादा साइंस यूज़ होनी नहीं है, ठीक है। आसान सी लॉजिक हम अप्लाई करेंगे कि जो आपके पास फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू रॉ एल ओवर ए, ठीक है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये आपके पास फॉर्मूला, जो इसकी इक्वेशन है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया के, जैसे हमने फॉर्मूला अभी डिस्कस किया था, R इज इक्वल्स टू रॉ एल ओवर ए। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। तो अब उन्होंने पूछा कि किस रेजिस्टर का एरिया ज़्यादा होगा। अब उस रेजिस्टर का एरिया ज़्यादा होगा जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी, क्योंकि अगर एरिया बढ़ता है रेजिस्टेंस कम हो जाती है, क्योंकि लेंथ तो उन्होंने खुद कहा है ना सेम है, तो लेंथ को तो चेक करना ही नहीं है, वो तो दोनों की सेम है। तो लेंथ वाइज रेजिस्टेंस तो एक जैसी मिलेगी, एरिया वाइज रेजिस्टेंस चेंज हो रही है। तो अब उन्होंने खुद कहा था कि आर एक्स की वैल्यू आर वाई से ज़्यादा है, तो आर वाई की वैल्यू कम है, इसका मतलब इसका एरिया बड़ा होगा, इसलिए इसमें रेजिस्टेंस कम आ रही है, ठीक है। तो आर वाई का, इसको एक्स की जगह पर बस वाई करना है हमने, बाकी ये आंसर सही है। अब सही है, सही है, ये एक्स सही लिखा हुआ था। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस वाई इज लेस रेजिस्टेंस देन एक्स, सो इट हैज़ अ ग्रॉस ग्रेटर क्रॉस सेक्शनल एरिया, सही है। और क्लियर कर लेते हैं। आर वाई, ठीक है। तो सही है, वाई का जो रेजिस्टेंस है वो कम है, तो
रेजिस्टेंस ऑफ वाई जो होगी, यानी उस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो ग्रेटर होगा। ठीक है। अब आप इसमें देखो, फॉर्मूला वही पुराना यूज किया जा रहा है, लेकिन क्वेश्चंस की थीम को चेंज किया हुआ है बस उन्होंने। और नया कुछ भी नहीं है इसमें। जिसने बेसिक वो भी पढ़ा हुआ होगा सही से, तो वो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो इसके वैसे भी सॉल्व कर सकता है। उसके बाद ईएमएफ 9 वोल्ट है। अब कैलकुलेशन आई है। और नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, पहले से बता दिया नेग्लिजिबल है तो इंटरनल रेजिस्टेंस को काउंट नहीं करना आपने। उसके अलावा ये कनेक्टेड है सीरीज में एलडीआर के साथ, और फिक्स रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है 1800 ओम्स। और वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द फिक्स रजिस्टर, द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर इज 5.4 वोल्ट। करंट इन द सर्किट कैलकुलेट करना है। अब करंट के लिए क्या वर्किंग आप करोगे? ईएमएफ उन्होंने बता दिया 9 है, और फिक्स रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बता दी 1800 है। एलडीआर के बारे में कुछ पता नहीं है फिलहाल। वोल्ट मीटर भी 1800 के साथ कनेक्ट है, और वोल्ट मीटर रीडिंग दे रहा है 5.4। अब इसमें बेसिक सेम वही सर्किट्स की वर्किंग करनी होगी आपको, क्योंकि आपने करंट इन द सर्किट फाइंड करना है। अब क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है, दोबारा से अगर आप देखोगे वोल्ट मीटर को हटा दो, क्योंकि वोल्ट मीटर तो पैरेलल में लगता है, तो ये सीरीज सर्किट है। करंट सेम होना चाहिए। ठीक है, आपने वर्किंग सेंड कर दी है। आई इज इक्वल्स टू वी ओवर आर, और 3 मिली एम्पेयर आंसर आ रहा है आपके पास। ठीक है, आपके पास भी 3 मिली एम्पेयर आ रहा है, बिल्कुल सही। तो इसमें कुछ इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो सीरीज कॉम्बिनेशन है 5.4 ये वोल्टेज ले रहा है, जो बाकी बचेगा वो चला जाएगा इसके पास। और जो करंट इसका होगा फिक्स रेजिस्टर का, वही करंट फिलहाल इस एलडीआर का होना चाहिए, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है और फिलहाल कुछ चेंज भी नहीं हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है, मिली एम्पेयर में आंसर आ रहा है आपके पास। नहीं, आंसर आपने सही दिया है, क्योंकि दोनों सीरीज में। हाँ, इसमें वर्किंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो क्योंकि प्रैक्टिस करते वक्त एक्सप्लेनेशन में वो प्रैक्टिस चलती रहती है, तो इसलिए हम मेंशन कर लेते हैं, तो वो सही रहता है। ताकि बाद में आपको भी बाद नेक्स्ट पार्ट में लिंक करना इजी हो कि आपने वैल्यू क्या यूज़ की थी। वरना अक्सर पार्ट्स होते हैं प्रीवियस से कनेक्ट होते हैं, तो फिर हम दोबारा क्वेश्चन पे जाके देखते हैं कि कौन सी वैल्यू यूज़ की थी। सर अगर यहाँ पे एम्पियर्स लिखा है तो जरूरी है ना कि हम एम्पियर्स में आंसर दें, हम मिली एम्पियर एम्पियर्स में तो में नहीं दे सकते ना। नहीं, आप उसमें बस एक्सपोनेंट -3 लिख दोगे। हाँ, अगर मिली एम्पेयर कभी कभार वो खुद से कहते भी हैं तो फिर उसमें करना पड़ेगा, क्योंकि ए लेवल्स में प्रीफिक्स भी वो अक्सर दे देते हैं। और एलडीआर की रेजिस्टेंस अब फाइंड आउट करनी है। तो एलडीआर की रेजिस्टेंस फाइंड करना भी आसान है, क्योंकि करंट की वैल्यू अब आपको इसके लिए पता चल चुकी है। और क्योंकि ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं तो वोल्टेज ये शेयर करेंगे। 5.4 ऑलरेडी वो ले चुका है। अब बाकी जो बचा है वो बचा है 3.6, तो वो 3.6 इसके पास चला जाएगा। बिल्कुल सही। तो 9 में से 5.4 माइनस करेंगे तो 3.6 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आसान है। ठीक है, आपने कैलकुलेट कर लिया, 1200 आंसर आ रहा है। 1200 आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला यूज़ किया हमने, और वर्किंग आप ऑलरेडी कर चुके हो।
ओके, अब लास्ट पार्ट है द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इल्यूमिनेटिंग द एलडीआर इंक्रीजेस। तो इंटेंसिटी लाइट की इंक्रीज हो जाएगी, और इंटेंसिटी इंक्रीज होने के बाद बाय रेफरेंस टू द करंट इन द सर्किट स्टेट एंड एक्सप्लेन द चेंज इफ एनी टू द वोल्ट मीटर रीडिंग। तो अब वोल्ट मीटर की रीडिंग में जो चेंज आएगा वो आपने चेक करना है कि वो क्या होगा। तो इस तरह के पार्ट्स वो लास्ट में ही ऐड करते हैं रीजनिंग बेस। तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर एलडीआर में आपको पता है इंटेंसिटी अगर इंक्रीज करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है एलडीआर की। बाय रेफरेंस टू द करंट इन द सर्किट स्टेट एंड एक्सप्लेन द चेंज इफ एनी टू द वोल्ट मीटर रीडिंग। ठीक है, बाय रेफरेंस टू द करंट की बात हो रही है। और आपने आंसर लिखा है रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर डिक्रीजेस, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट डिक्रीजेस, करंट इन द सर्किट इंक्रीजेस, वोल्टेज अक्रॉस द फिक्स्ड रेजिस्टर आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो इजी सा आंसर है, इसमें भी कुछ इतना ज़्यादा आपने नहीं डिस्क्रिप्शन मेंशन करनी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने लिख लिया था कि रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होगी एलडीआर की। तो जब उसकी खुद की रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो वो वोल्टेज भी जो ड्रॉ कर रहा है वो भी कम हो जाएगा। और अब उसकी वजह से वोल्टेज अगर हम पूरे सर्किट की देखेंगे तो वो डिफरेंट होगी, इंडिविजुअली देखेंगे तो वो अलग होगी। तो करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा ओवरऑल, क्योंकि उन्होंने कहा है बाय रेफरेंस टू द करंट इन द सर्किट। तो सर्किट का जो करंट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि सर्किट की रेजिस्टेंस कम हो रही है। और इसी वजह से जो वोल्टेज होगा क्रॉस फिक्स रेजिस्टर वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि एलडीआर की अपनी वोल्टेज कम हो जाएगी, इसका अपना वोल्टेज शेयर कम हो जाएगा, इसका शेयर बढ़ जाएगा। तो इसलिए वोल्ट मीटर की रीडिंग इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब ये पूरा क्वेश्चन था जर्नल रेजिस्टेंस पे बेस कर रहा था, इसमें कुछ इतना ज़्यादा उन्होंने मुश्किल भी नहीं पूछा। और इसके अलावा आप क्वेश्चंस देखोगे, ये वाला हम कर चुके थे काफ़ी, एक पार्ट ही रहता है इसका। ये पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी फर्स्ट लॉ की बात हो रही है, तो वो अभी हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी। सेम वही आप मेंशन करोगे यहाँ पर भी। ओके, अब इसमें बी पार्ट में है द सर्किट शोन इन फिगर 5.1 कंटेन्स अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस connected to four resistors R1, R2, R3, R4, each of resistance R। अब सबकी रेजिस्टेंस R के इक्वल है फिलहाल। ठीक है, अब वो जो भी वैल्यू हो वो अभी देखते हैं कि गिवन है या नहीं। करंट जो है वो R3 के बारे में उन्होंने बता दिया, वो 0.3 एम्पेयर है। R4 का पोटेंशियल डिफरेंस पता है। और अब आपने ये बताना है कि रेजिस्टेंस इसके इक्वल आएगी। तो मतलब वो जो R की वैल्यू अननोन थी वो प्रूफ करनी है कि वो 4 ओम्स के इक्वल है। और जो चीज़ बताई है उन्होंने डिस्क्रिप्शन में वो डायग्राम में भी मार्क है ऑलरेडी। तो यहाँ पर आपने वर्किंग करनी है और ये बताने के इसमें आर की वैल्यू 4 आएगी। अच्छा, वैसे करंट जो है वो यहाँ से फ्लो करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो मेन करंट की वैल्यू यहाँ से फ्लो कर रही है। R1 को करंट की वैल्यू पहले मिलेगी, फिर यहाँ पर आकर वो दो डायरेक्शन में डिवाइड हो रही है, वो KCL की तरह। एक पॉइंट पे इनपुट मिला, अब वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और वापस से जब वो दूसरे जंक्शन पे आएगा तो वो फिर से कंबाइन होकर R4 से चला जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसीजर हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, आपने क्या पूछा है, वोल्टेज अक्रॉस फिक्स्ड रेजिस्टर आल्सो इंक्रीज। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन का आप पूछ रहे हो।
क्योंकि हाँ ठीक है, वो क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। ओके। अच्छा, अब इसमें सेकंड सर्किट में आपने ये देखना है कि आर की वैल्यू जो है वो, उसका आंसर 4 ओम्स आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब R2 और R3 तो पैरेलल में लगे हुए हैं, तो R2 और R3 को आप ज्वाइन कर सकते हो, तो फिर पूरा सर्किट सीरीज में आ जाएगा। तो अगर हम R2 और R3 को पैरेलल कंबाइन कर लेते हैं, तो फिर पूरा सर्किट आपके पास सीरीज में हो जाएगा। और उसके अलावा अगर और कोई आइडिया है आपके पास, अगर आप कुछ और वर्किंग इसमें करके आर की वैल्यू को प्रूफ कर सकते हो कि इसकी इक्वल आएगी। Sir, to put them in series, you need to have their actual resistance values. हाँ, वरना ये हम कर सकते हैं कि इनको हम कंबाइन कंसिडर कर लेंगे कि इन दोनों की रेजिस्टेंस ये आ रही है, 2R आ रही है, 1/2R आ रही है, जो भी वैल्यू आ रही है हम वो लिख देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास ये होगा कि करंट की वैल्यू हमें एक जैसी मिल जाएगी। ठीक है। Sir, are these all what you call हम्म। similar resistors? सिमिलर है सब, सबकी वैल्यू उन्होंने पहले कहा R है, और अब वो कह रहे हैं कि आप ये प्रूफ करो कि सब Oh, की okay, वैल्यू okay, 4 आती okay. है। ठीक है। अब हमें ये तो पता है कि R1 और R4 सेम रिजल्ट देंगे, क्योंकि वो जिस पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो करंट की वैल्यू R1 से जा रही है और आपको दूसरे एंड पे R4 से मिल रही है। तो करंट की वैल्यू जो इन दोनों में होगी वो सेम होगी, क्योंकि ये दोनों तो आपके पास एक एक एंड्स पे कनेक्टेड है ना, लेकिन R2 और R3 में वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। तो अगर दोनों में करंट की वैल्यू सेम है, तो R3 के बारे में उन्होंने कहा है कि यहाँ से करंट फ्लो कर रहा था 0.3। अच्छा, अब इसमें बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होने का मतलब ये हुआ कि जब ये करंट टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ था ना, और ये दो अलग अलग पॉइंट से ट्रेवल कर रहा था, तो 0.3 अगर इसके पास आए तो 0.3 इसके पास भी आना चाहिए, क्योंकि दोनों का वोल्टेज तो सेम होगा, दोनों की रेजिस्टेंस की वैल्यू भी सेम है। तो जब आर की वैल्यू सेम है, तो दोनों में करंट भी सेम डिवाइड होना चाहिए। अब दोनों में करंट की वैल्यू जब सेम डिवाइड होगी, तो 0.3 R2 में से जा रहा है, 0.3 जो है वो R3 में से जा रहा है। तो हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो टोटल करंट की वैल्यू बनेगी 0.6। ठीक है। तो R2 और R3, हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, ये दोनों आपके पास पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, करंट डिवाइड होता है। अब करंट डिवाइड हो रहा है, ये तो हमें पता है, लेकिन साथ आपको ये भी पता है कि सबकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है, मतलब सब रेजिस्टर एक जैसे हैं। तो किसी में ना तो करंट ज्यादा होगा, ना किसी में करंट कम होगा, सब में एक जैसा जाना चाहिए। हाँ, अगर उनका कॉम्बिनेशन अलग है तो वो एक अलग चीज है। जैसे R1 के पास से एक करंट की वैल्यू गई, अब वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, अब वो दो में इक्वली डिवाइड होगी। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इक्वली डिवाइड होगी। ठीक है, 0.3 अगर इसके पास गया है तो 0.3 इसके पास भी जाएगा, क्योंकि दोनों की आर की वैल्यू सेम थी। ठीक है। तो ये इक्वल डिवाइड हो रहा है, इस वजह से जो टोटल करंट होगा वो 0.6 एम्पेयर हो जाएगा। और उसके अलावा आपने किया R = V/I, और V की जगह पर 2.4 कंसिडर किया है। 2.4 इन्होंने दिया था इसके लिए, R4 के लिए। ठीक है। 2.4 डिवाइडेड बाय करंट 0.6। 4 आंसर।
ठीक है, तो दो तरीके थे, आप सीरीज से रिप्रेजेंट करना चाहो उससे भी कर सकते थे, पैरेलल से रिप्रेजेंट करना चाहो उससे भी आंसर आ जाएगा। उसके बाद ईएमएफ ऑफ द बैटरी बताना है। तो ईएमएफ जो होगा वो जो डिवाइड हो रहा है सब में उस वोल्टेज के इक्वल होगा। अगर R4 2.4 वोल्टेज ले रहा है तो ये भी इतना ही लेगा, क्योंकि ये भी बिल्कुल उसी की तरह कनेक्टेड है। हाँ, ये दोनों सेम लेंगे। R2 और R3 जो है वो ये दोनों सेम शेयर करेंगे। ठीक है, तो इनमें जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 1.2। वरना अब तो आपके पास R की वैल्यू आ चुकी है, तो आप इसमें से R वी इज इक्वल्स टू आई आर करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, करंट की वैल्यू 0.3 है, तो 1.2 रिजल्ट आएगा। 1.2 और 1.2। अब क्योंकि दोनों पैरेलल में कंबाइन है तो ये दोनों सेम शेयर करेंगे वोल्टेज, तो टोटल ईएमएफ इक्वल हो जाएगा R1 की तरफ से जो आ रहा था, 2 3 का एक ही वोल्टेज ले रहे हैं हम, और 4 भी सीरीज में लगा हुआ था, तो वो भी डिवाइड होगा। तो इनको ऐड करना है हमने। और बस अब आपने सबको ऐड करना है, 6 हो जाएगा। अब सी पार्ट में द बैटरी इज रिप्लेस्ड विद एन अदर बैटरी, सेम ईएमएफ ई बट विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज नॉट नेग्लिजिबल। अच्छा, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द चेंज इफ एनी इन द टोटल पावर प्रोड्यूस बाय द बैटरी। तो जो टोटल पावर बैटरी प्रोड्यूस कर रही है, तो उसमें क्या चेंज आएगा, क्योंकि इस बार इंटरनल रेजिस्टेंस को उन्होंने इंक्लूड कर दिया, तो वो नेग्लिजिबल नहीं है, उसे आपने काउंट करना है लाजमी। तो टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी बेसिकली। करंट डिक्रीज हो जाएगा। तो पावर डिसिपेशन भी डिक्रीज हो जाएगी। और आपने लिखा है रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इंक्रीज व्हाइल द ईएमएफ रिमेन्स द सेम सो पावर प्रोड्यूस डिक्रीज। ठीक है, V² ओवर R से भी आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल सही है। अच्छा, ई नॉर्मली हम ईएमएफ के लिए लिख रहे होते हैं, और कभी कभार हम सिंपल वर्ड्स में उसे वोल्टेज का नाम दे रहे होते हैं, तो हम वी भी लिख देते हैं। तो बेसिकली अगर आप ई लिख रहे हो, तो जैसे यहाँ उन्होंने ईएमएफ को ई लिख कर खुद बताया है, तो उनका ई से रेफरेंस ईएमएफ है। ठीक है, और अगर आप वी लिख रहे हो, तो वी में क्या होगा कि अब आप वो खुद बताओगे कि आपने उसको क्या लिखना चाहा था। ठीक है, तो दोनों में अक्सर हम वी भी लिख रहे होते हैं, क्योंकि हमने पूरी डिटेल पहले मेंशन की होती है कि वी का मतलब हमने ये कंसिडर किया था। तो फिर एक अलग बात है, अगर आप डायरेक्ट वी और ई लिखोगे, तो फिर डेफिनेटली देखने वाले को यही होगा कि ई ईएमएफ लिया आपने, वी वोल्टेज लिया है। अच्छा, उसके बाद डी पार्ट है द रेजिस्टर्स इन सर्किट, रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस 4 कैलकुलेट की थी हमने, 4 ओम्स। और उसमें उन्होंने कहा कि जो सर्किट में रेजिस्टर्स थे वो नाइक्रोम वायर से बने, रेडियस उनका यूनिफॉर्म है, और लेंथ ऑफ दिस वायर नीडेड टू मेक ईच रेजिस्टर 0.67 मीटर। रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है इस बार। 1.08 एक्सपोनेंट -6 आया आपके पास, ठीक है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आपने रेजिस्टेंस के फॉर्मूला को बस आर की वैल्यू जो है वो 4 थी। अब एरिया को आप ब्रेक करके, सही, एरिया की जगह पर आप पाई आर स्क्वायर लिखोगे, 240। माइक्रो का सिंबल है ये, -6 हो जाएगा, स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.67। तो इसकी पूरी कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास 1.08 आ रहा है, आप उसे राउंड ऑफ 1.1 भी कर सकते हो। -8 ओम मीटर। हाँ, नॉर्मली ये होता है कि एएस में टू सिग्निफिकेंट्स में ही हम मोस्टली लिख रहे होते हैं, जैसे पहले करते थे। कभी कभार होता है कि वो आपसे खुद कह देते हैं कि 2 या 3 में लिखो, वरना मोस्टली हमारा 2 पे ही फोकस होता है। 3 में भी लिखते हो तो मसला नहीं है, लेकिन मार्किंग स्कीम्स में जब आप देखोगे तो आपको मोस्टली 2 में ही नज़र आएगा, सब में ना। तो इसलिए मोस्टली हम भी 2 में फिर उसे राउंड ऑफ कर रहे होते हैं। सही है।